हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका सेमेस्टर 1 तो मतलब खत्म हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग ऑन विद सेमेस्टर 2 यूनिट 1, दैट इज योर डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सेल टिश्यू बायोलॉजी। ठीक, these are your table of contents like what we are going to study here. Yeah, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशंस और सब डिविजन्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले एनाटमी की बात करूं कि एनाटमी क्या होती है, तो जी एनाटमी आपका ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। द वर्ड एनाटमी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज योर एनाटॉमी। आई होप आई एम ऑडिबल इनफ। तो जी पहले तो ये देखो, मैंने उसके आगे लिखा है हुआ, एनाटमी का मतलब है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शन को पढ़ना। तो एनाटमी जिस वर्ड से डिराइव्ड है, दैट वर्ड इज योर एनाटॉमी, सॉरी, दैट वर्ड इज योर एनाटॉमी। ठीक, जिसका मतलब होता है टू कट अप। तो अगर मैं एनाटमी की बात करूं तो एनाटमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द बॉडी एंड हाउ दो स्ट्रक्चर्स रिलेट विद ईच अदर। तो पहले let me just explain you all these 3 points, मतलब tell you these 3 pointers then explain. So the study of anatomy includes many subspecialties that are your gross anatomy, microscopic anatomy, development anatomy and embryology. ठीक, एंड एनाटमी का मैंने स्ट्रक्चर आपको वो बताई दिया कि मतलब क्या होता है। तो जी अगर मैं एनाटमी की बात करूं तो सर एनाटमी का मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान, मतलब फिजिकल अपीयरेंस और द स्ट्रक्चर। ये वर्ड ग्रीक टर्म एना, I'll change it, no worries. Go through what happened, not happened. Yeah, ये ग्रीक वर्ड एना और टॉमी, ये 2 वर्ड से बना है। आई गेस द साइज इज बिग इनफ, राइट? चलो कोई नहीं। एना एंड दिस टॉमी, एना का मतलब है अलग या अप, और टॉमी का मतलब है काटना या कटिंग, मतलब जो मैंने ये बोला है कि एनाटॉमी के वर्ड से बना है। ठीक, इसका बेसिक मतलब डायसेक्शन होता है, डायसेक्शन या शरीर के पार्ट्स को कट करके स्ट्रक्चर देखना होता है। तो डेफिनेशन की बात करूं तो साइंस की वो ब्रांच है जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के शेप, साइज, लोकेशन, स्ट्रक्चर और उनके आपसी स्पाशियल रिलेशंस को स्टडी करती है। ब्रांचेस जैसे मैंने बोला, ग्रॉस एनाटमी, इसको हम मैक्रोस्कोपिक भी कहते हैं, जो स्ट्रक्चर्स हम बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से देख रहे हैं, जैसे हार्ट है, बोन है, लंग्स है। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी जिसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जैसे साइटोलॉजी, सेल स्टडी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज योर टिश्यू का स्टडी जो होता है। ठीक, फिजियोलॉजी की बात करो तो फिजियोलॉजी फंक्शंस को देखती है, लाइक हार्ट एक स्ट्रक्चर है, हार्ट के अंदर क्या काम हो रहा है, दैट इज योर फिजियोलॉजी फंक्शन, मतलब शरीर क्रिया विज्ञान। ये वो ग्रीक वर्ड फाइसिस, दैट इज योर नेचर, एंड लोगोस जिसका मतलब स्टडी होता है। तो साइंस की वो ब्रांच जो बताती है कि बॉडी के ऑर्गन्स और सिस्टम प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं, हाउ दे फंक्शन। ब्रांचेस है इसकी, सेलुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी मतलब हार्ट फंक्शनिंग के बारे में, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज के वक्त बॉडी रिस्पॉन्स, एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी सेपरेट मेजर में, फिजिकल एजुकेशन मेजर में एक मेन सेमेस्टर का पेपर है ये, विल स्टडी इन मेजर्स के टाइम, मतलब मेजर की प्लेलिस्ट में। अगर मैं आपको इन दोनों में के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो जब आप बाइसेप मसल, मतलब आप बाइसेप मसल कहाँ सिचुएटेड है और बोन, लाइक आप एक्सरसाइज करने जाते हो जिम में, राइट? देयर यू आर डूइंग कर्ल अप। तो बाइसेप मसल कहाँ सिचुएटेड है और बोन से कैसे जुड़ी है, ये पढ़ना एनाटमी में आएगा। लेकिन हैवी डंबल उठाते वक्त बाइसेप्स कैसे कंट्रैक्ट होती हैं और एनर्जी जनरेट करती है, ये पढ़ना फिजियोलॉजी में आएगा। ओके,
Now let's move on to your level of structural organization. तो ह्यूमन बॉडी के बार में रेडी नहीं होती ये, मतलब ये 6 लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है। जो ह्यूमन बॉडी है वो आपके 6 लेवल्स पे ऑर्गेनाइज्ड है। अब वो कैसे काम करती है, लाइक केमिकल, फर्स्ट आता है आपका केमिकल लेवल। सो ये केमिकल लेवल इज योर atom CHON combined to form molecules, that is a protein, lipid and DNA। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपस में जुड़कर केमिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे आपके डीएनए, ग्लूकोज और प्रोटीन्स। सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनाते हैं जो लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है। टिश्यू लेवल, जब एक जैसी सिमिलर सेल्स ग्रुप होकर कोई स्पेसिफिक टास्क करती हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं, जैसे मसल टिश्यू। ऑर्गन लेवल, जब दो या उससे ज्यादा अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाते हैं, जैसे स्टमक, हार्ट या लंग्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब जब कई सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बड़ा सिस्टम चलाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्मल लेवल, तो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट लिविंग ह्यूमन बॉडी, जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो क्रिएट करता है। अगर मैं बेसिकली ये बोलूँ कि ये है क्या लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब अगर ये प्राणी है तो ये लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एक तरीके से ये है कि अगर ये कोई प्राणी है तो मतलब सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी कैसे बनी है। पहले केमिकल बने, फिर सेलुलर लेवल के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम्स बने, फिर उनका फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बना। ठीक ही मतलब ये है कि जैसे हम ये बोलते हैं ना, टिश्यू है, फिर उसके बाद सेल है, ये ऐसे। तो ये एक तरीके से आपको ये कि लेवल है कि कैसे कैसे सब चीज चलती है या बनी है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के उसमें। तो जी स्पोर्ट्स फील्ड में एएनपी की साइंटिफिक नॉलेज होना क्यों मैंडेटरी? एएनपी इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ओके, शॉर्ट में बोला मैंने। तो 5 मेन रीजंस हैं इसके। ये मैं जो आपको बोल रही हूँ ना, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस है। डायरेक्ट जितना भी स्लाइड में पीपीटी बने हुए हैं ना, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस है। बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं एग्जाम में ये 5 लिखे आप इतना ही लिख के आओगे, नहीं, ये 5 पॉइंटर्स मैंने आपको एज अ नोट्स की तरह दिए हैं। आपको इसके अंदर और कई पॉइंट्स लिख के आने हैं, मिनिमम पॉइंट्स जिसको बोलते हैं हम। ओके, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी सुनते रहो। बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी, पहले वी आर टॉकिंग अबाउट योर, तो पहली इंपॉर्टेंस है आपकी बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मतलब सही मूवमेंट्स को फॉर्म, मतलब बॉडी के जॉइंट एंगल्स, लीवरेज और स्केलेटल स्ट्रक्चर को समझकर कोच एथलीट की रनिंग टेक्निक्स, किकिंग फॉर्म या थ्रोइंग एंगल को ऑप्टिमाइज कर सकता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। सेकंड, इंजरी प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड। तो अगर कोच को पता है कि लिगामेंट क्या होता है, कमेंट मी डाउन, टेंडन क्या होता है, कमेंट मी डाउन, मैंने पढ़ाया हुआ है इन 11-12 कंटिन्यूअस पढ़ा है तुमने, तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, ये दोनों चीज कहाँ है। तो ओवरलोड इंजरी जैसे एसीएल टियर या हैमस्ट्रिंग पुल को प्रिवेंट किया जा सकता है और इंजरी के बाद सही रिहैब और इंजरी रिहैब की एक्सरसाइजेस दी जा सकती हैं। अगर कोच को ऑलरेडी पता होगा तो पहले ही आपका सब सेफ रहेगा। थर्ड, साइंटिफिक ट्रेनिंग लोड एंड अडाप्टेशन। तो हैवी वर्कआउट के दौरान लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, हार्ट रेट और मसल फटीग को समझकर ही प्रॉपर रिकवरी और रेस्ट इंटरवल्स प्लान किया जाए। मतलब अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक कोच को आती है तो उसी हिसाब से वो ट्रेनिंग आपकी शेड्यूल करता है, ट्रेनिंग में क्या कराना है क्या नहीं कराना है वो शेड्यूल करता है। और उसको ये पता है कि अगर हमने मंडे को हम संडे रेस्ट पे होते हैं, तो संडे से उठ के आ रहे हैं तो मंडे को हम हैवी वर्कआउट कर सकते हैं बिकॉज बॉडी फ्रेश होती है। वहीं हम ट्यूसडे को थोड़ा लो कर सकते हैं, वेडनेसडे को हम थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, ऐसे वो शेड्यूल करेगा डे वाइज। नेक्स्ट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। एथलीट की मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन, फास्ट ट्विच फाइबर्स फॉर स्प्रिंटिंग वर्सेस स्लो ट्विच फाइबर्स फॉर मैराथन।
एग्जाम्पल दिया है, और बॉडी डायमेंशंस के मुताबिक उन्हें सही स्पोर्ट्स सजेस्ट करना। मतलब जैसे कोई प्लेयर है, वो आया खेलने के लिए, बोला सर मेरे को फुटबॉल खेलना है, अब कोच उसको पहले खेलते हुए देखेगा, देन वो कोच उसको सजेस्ट करेगा कि आप फुटबॉल नहीं, आप ये स्पोर्ट करो, आप उसमें ज्यादा अच्छा करोगे। मे बी उसकी बॉडी किसी और बास्केटबॉल के लिए अच्छी बनी हो, मे बी रेसलिंग के लिए अच्छी बनी हो, फुटबॉल के लिए ना बनी हो। नेक्स्ट है आपका रिहैबिलिटेशन। इसको हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमिज्म भी कह सकते हैं। लाइक रेगुलर ट्रेनिंग से बॉडी में आने वाले पॉजिटिव बायोलॉजिकल चेंजेस, जैसे लंग कैपेसिटी बढ़ना, एथलीट का हार्ट का साइज बढ़ना, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होना को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक, आई होप इंपॉर्टेंस समझ आई होंगी। नेक्स्ट टिश्यू बायोलॉजी, जिसमें हम एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ेंगे। आई गेस वी हैव मिस्ड आउट सम स्लाइड्स राइट फॉर द सेल। अच्छा यहाँ पे है, ओके इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी आर स्टडीइंग दिस सेल वाली चीज। तो सेल बायोलॉजी एंड इसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स। सेल की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। सेल लाइफ की सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल लाइफ की सबसे फंडामेंटल लाइफ ब्लॉक है। इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी। सेल क्या होता है, ठीक, टिश्यू क्या होता है, सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। 11th 12th भी पढ़ा हुआ है, नॉर्मली आपने साइंस में भी अपना ये पढ़ा होगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे राइट, फालतू नहीं पढ़ना, पढ़ना उतना ही जितना एग्जाम में आएगा, काय को दिमाग को इतना टेंशन देना, राइट। चलो मेन कंपोनेंट्स की बात करूं तो सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड योर न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर सिलेक्टिवली प्रीएमल बाउंड्री जो चेक करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म की बात करूं तो जेली जैसा फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की बात करूं तो सेल का कंट्रोल रूम या ब्रेन जिसमें डीएनए होता है और जो सेल्स के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, दैट इज योर न्यूक्लियस। फाइन विद द सेल। अब इसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स की बात करूं एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, रिमेम्बर दिस, एग्जाम में लिख कर भी आना। ये स्पोर्ट्स साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी, ओके कमेंट मी डाउन द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, वैसे लिखा हुआ है, थोड़ा स्मार्टनेस होगा तो पढ़ के बता दोगे। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जरूरी होता है। ओके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, दैट इज योर ईआर या राइबोसोम्स। तो रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर दो टाइप्स हैं इसकी। रफ ईआर इज योर राइबोसोम्स के साथ एंड स्मूथ ईआर इज योर लिपिड्स के कंट्रास्ट में। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब मसल हाइपोट्रॉफी और डैमेज टिश्यू रिपेयर के लिए इसेंशियल है आपका रफ ईआर। स्मूथ ईआर की बात करो तो लिपिड्स, लिपिड्स इज आल्सो नोन एज योर फैट्स। ओके लेट मी जस्ट राइट, कभी याद ना हो किसी को, फैट्स भी कहते हैं। तो बनाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस स्टोर करता है। गोल्गी अपैरेटस की बात करूं तो सेल के बने प्रोटीन्स को पैक, मॉडिफाई और डिस्पैच कराता है। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। ओके राइट दिस, लिख सकते हो आप, पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं हम इसको सेल का, ठीक। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम्स। तो इसको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं, सुसाइड बैग्स। इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो पुराने डैमेज सेल कंपोनेंट्स और वेस्ट को डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन रखते हैं। ओके लिख लो, दिस इज नोन एज योर suicidal bags as well. This is you, okay? Suicide bag, ठीक, ये समझ आया। नेक्स्ट टिश्यू बायोलॉजी, 4 प्राइमरी टिश्यूज के साथ पढ़ेंगे हम। ओके लेट्स मूव।
tissue biology, muscular and nervous tissue. I guess this is for your muscular and nervous, right? वो ये था. फर्स्ट हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है. ये आगे पीछे हो गई हैं तो द स्लाइड इज फर्स्ट ये स्लाइड है, देन इसके साथ फिर ये. पहले हम एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज की बात करेंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू योर मसल एंड नर्वस सिस्टम के लिए. तो जब सिमिलर सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कंबाइन होती हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं. आई होप टिश्यू का डेफिनेशन पता होगा, इसको ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज आपने साइंस में भी पढ़ा, 11th-12th कॉन्जिक्यूटिवली अपने पढ़ी है चीज. टिश्यूज की बात करूं तो जब सिमिलर सेल्स, अभी जैसे मैंने बोला, जब सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कंबाइन होते हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं. ह्यूमन बॉडी में 4 प्राइमरी टाइप्स के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड योर नर्वस टिश्यू. फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू. तो जी एपिथेलियल टिश्यू ये बॉडी के बाहर स्किन बनाता है और अंदर के सारे ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स की प्रोटेक्टिव लाइनिंग तैयार करता है. अब इसका फंक्शन मेन क्या होता है? प्रोटेक्शन. लिखिए जी इसको आप, लाइक इफ यू आर मेकिंग द नोट्स तो लाइक ऐसे लिखो कि फंक्शन एंड पॉइंट डालना स्टार्ट करो. प्रोटेक्शन, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये. ओके या फर्स्ट है आपका प्रोटेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से बचाव करना. अब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट्स को सोखना. सिक्रेशन मतलब स्वेट या म्यूकस को एक्सक्रीट करना. ठीक, चले कनेक्टिव टिश्यू पे. कनेक्टिव टिश्यू ये सबसे अबंडेंट टिश्यू माना जाता है. ये बॉडी स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ता है, सपोर्ट देता है और प्रोटेक्ट करता है. इसके अगर मैं की स्पोर्ट्स टाइप्स बोलूं, टेंडन, टेंडन वो होता है जो मसल को बोन से जोड़ के रखता है. लिगामेंट वो होता है जो बोन से बोन को जोड़ के रखता है. आई मेंशन्ड हियर. हाँ जी. तो इसके की टाइप्स इन, मतलब इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ कि कनेक्टिव टिश्यू के अब टाइप्स या क्या चीज इंक्लूड होती है वो क्या है, तो वो ये चीजें हैं: टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज. कार्टिलेज जॉइंट्स पर फ्रिक्शन काम करता है. बोन्स फ्रेमवर्क और लीवरेज के लिए. और ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कराता है. ठीक, आई होप आई एम क्लियर विद दीज टू. Let's move on to your muscle and nervous tissue. सबका जो भी नाम है ना वो मैंने उसके आगे लिखा हुआ है, या उसको अदर नेम से आप जो बुला सकते हो. मस्कुलर टिश्यू को कॉन्ट्रास्टाइल प्रॉपर्टीज, नर्वस टिश्यू को एक्सिस्टेबल, मतलब कुछ ना कुछ रिलेट पे ही लिखा हुआ है, तो रिमेम्बर दीज. ओके हाँ जी. अब अगर मैं बात करूं मस्कुलर टिश्यू, तो ये कॉन्ट्रास्टाइल है. इसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे फिजिकल मूवमेंट्स जनरेट होती है. 3 टाइप्स के होते हैं: स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ. स्केलेटल की बात करूं तो अच्छा, अब ये एग्जाम में आप कैसे लिख के आओगे, बिकॉज इसके ऊपर भी सेपरेट आता है, शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आता है इसमें. ये बेसिकली इसका वो है कि स्केलेटल मसल्स होती कैसी, दिखती कैसी है, राइट? वही है, मतलब ये तीनों टाइप्स. स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड एंड वॉलंटियर, मतलब हमारी मर्जी से मूव होती हैं, जैसे बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स. कार्डियक मसल स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी, सिर्फ हार्ट वॉल्स में होती हैं एंड कॉन्टिन्यूअस पंपिंग करती हैं. स्केलेटल मसल हमारे हाथ में है कंट्रोल करना, कार्डियक मसल हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना. स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स में होती है ये चीज. तो रिमेम्बर, ये वॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी है एंड ये भी इनवॉलंटरी है. ये भी स्केलेटल और कार्डियक आपके स्ट्रेटेड हैं एंड स्मूथ आपका नॉन स्ट्रेटेड है. स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड. ठीक, नर्वस टिश्यू पे चलते हैं हम. तो ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में होता है. न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एक्शन पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, ब्रेन से मसल्स तक फास्ट स्पीड में कैरी करता है ताकि इमीडिएट रिएक्शन टाइम और रिफ्लेक्स एक्शन हो सके. न्यूरोजलिया सपोर्टिंग सेल्स जो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देती है. ठीक,
we are done with this. Next, अब हम बात करते हैं होमोस्टैसिस एंड एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स क्या चीज है। तो जी, होमोस्टैसिस इसका मतलब होता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल बैलेंस में मेंटेन रखना, चाहे बाहर कितना भी चेंज हो रहा हो, ठंड गरम चिप चिप कुछ भी हो रहा हो, अंदर से तुम मेंटेन रहो। ठीक। स्पोर्ट्स का एग्जांपल दूं तो एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो होमोस्टैसिस मेंटेन करने के लिए बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है ताकि एवापोरेशन से बॉडी वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर कूल डाउन हो सके, राइट। एग्जाम्पल आई गेस आई हैव नॉट मेंशन। अच्छा, ओके, राइट दिस एग्जाम्पल, आप अपने नोट्स में लिख लेना जो मैंने एग्जाम्पल बताया वैसे अभी। ओके, नाउ अब मैं अगर बात करूं आपके स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स, तो जब गिव मी अ बिट, हाँ, डायरेक्शनल टर्म्स इसको हम बोल सकते हैं बॉडी रेफरेंस टर्म्स। एंटीरियर इसको हम वेनेट्रल बोलते हैं वर्सेस पोस्टीरियर, दैट इज योर डोर्सल। इसका बेसिक मीनिंग यही है, फ्रंट एंड बैक। तो एंटीरियर बॉडी का फ्रंट साइड जैसे चेस्ट, इसको हम एंटीरियर कहेंगे। पोस्टीरियर बॉडी का बैक साइड जिसको हम स्पाइन बोलेंगे। ठीक। सुपीरियर इज योर क्रैनियल, इंफीरियर इज योर कॉर्डियल। मैं अगर बोलूं तो आपने देखा हो जब जेल में लोग जाते हैं तो उन कैदियों की हर एंगल से फोटोज ली जाती है, लाइक लेफ्ट राइट बैक फ्रंट टॉप। तो वही चीज है कि बॉडी भी कैसे डिवाइडेड है। ठीक, तो इसमें नाम अलग है, बस हम फ्रंट बैक नहीं बोलते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर हम ये सब यूज करते हैं। सुपीरियर जैसे मैंने बोला क्रैनियल है, मतलब ऊपर की तरफ, दैट इज योर हेड। हेड इज सुपीरियर टू abdomen। इंफीरियर इज योर कॉर्डियल, मतलब नीचे की तरफ, एग्जाम्पल नीज, और इंफीरियर टू हिप्स, मतलब नीज आर इंफीरियर टू हिप्स। एग्जाम्पल साथ में बोल रही है तो नोट डाउन करते रहना बिकॉज स्क्रीन पे मेंशन नहीं है ये। ठीक। मेडियल एंड लेटरल, बॉडी के मिड लाइन के पास इज योर मिड लाइन, मेडियल, या दूर साइड में हो तो इट्स योर लेटरल। ठीक। प्रॉक्सिमल और डायस्टियल की बात करूं तो लिम्ब के अटैचमेंट पॉइंट के पास प्रॉक्सिमल होता है, अटैचमेंट पॉइंट से दूर या फिंगर्स की तरफ दैट इज योर डिस्टल। ओके, मीडियल एंड योर प्रॉक्सिमल डिस्टल्स। तो आप यहाँ पे लिख लो अगर आपको याद ना रहे तो ये चीज क्या है, तो दीज आर योर एंगल्स ऑफ बॉडी। ओके, एंगल्स ऑफ बॉडी। ठीक, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओह, इट्स फिनिश्ड। मैं आप सोच रही हूँ कि आपको इसका मतलब बता ही दूं इसमें, लाइक आई जस्ट फील कि आपको शायद ये याद नहीं रहेगा, एंड एग्जाम्पल वाइज भी आपको ये चीज याद नहीं रहेगी, तो आई एम थिंकिंग ऑफ कि आपको एक बार इसका बता देती हूँ मैं, राइट। गिव मी अ बिट, मैं एक बार इसको थोड़ा सा, पहले आप इसको लिख लो अगर मैंने सच को यहाँ पे पॉइंटर लिखा है, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर इट। या ओके, लेट मी जस्ट राइट आउट दीज थिंग्स। तो एंटीरियर के लिए आप लिखो, एंटीरियर के लिए इट्स योर चेस्ट। ठीक। पोस्टीरियर के लिए इज योर स्पाइन। ठीक। सुपीरियर की बात करूं तो इसको आप ऐसे लिखो कि मतलब सुपीरियर को आप ऐसे लिखो कि ऊपर की तरफ, मतलब हेड इज सुपीरियर टू एब्डोमेन। एब्डोमेन से ऊपर क्या है, हेड टू एब्डोमेन। यहाँ पे ये लिखना हेड इज सुपीरियर टू एब्डोमेन। इंफीरियर की बात करूं तो जी नीज आर इंफीरियर टू हिप्स। नीज आर inferior to hips।
ठीक, आई होप आई हैड रिटन इट अप, तो आपको समझ आ रहा होगा। वैसे मैं बोल रही हूँ साथ साथ, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब मैं बात करूँ मीडियल एंड लेटरल की, तो इसमें मुझे मतलब बताने की जरूरत है बिकॉज इट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मीडियल इज योर टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड लेटरल इज योर अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक, प्रॉक्सिमल में भी लिखा हुआ है नियर द ट्रंक। अच्छा, ट्रंक लिखा हुआ तो मे बी यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड, तो इसको आप लिम्ब भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, लिम्ब के पास, लिम्ब के पॉइंट से दूर। ठीक, अब ठीक है, आई होप नाउ इट्स बेटर साउंडिंग, आपके लिए इजी होगा। So yeah, this was all about this video. Thank you so much for watching up, and see you in the next video with unit 2. तो एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, तो व्हाट इज द प्लान ऑफ गोइंग विद द स्टडी। तो पहले हम सारे माइनर का खत्म करेंगे, उसके बाद विल गो ऑन टू द मेजर्स, बिकॉज मेजर में थोड़ा डीप पढ़ना होता है। माइनर इज अ बिट ऑफ ऊपर ऊपर वाली चीज, माइनर मेजर इज लिटिल अ डीप। तो फर्स्ट विल डू ऑल द मेजर माइनर्स, देन विल डू अ मेजर। एंड चैनल पे दोनों प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या है। जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में जब बिल्कुल स्टार्ट ही करा था कॉलेज के लिए, तो आई हैव मेड द वीडियो उस चीज का कि इफ यू रिमेम्बर कि मेजर माइनर का डिफरेंस क्या है। अगर आप अपना मेन सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन को पढ़ना चाहते हो, यू नीड योर मेजर्स इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब तो मेन सब्जेक्ट मतलब आप ये 4th ईयर हो गया, मतलब सिंपल सी बात ये है कि मेजर माइनर दो टर्म है, जिसको आप नहीं आगे पढ़ना चाहते वो आप माइनर में रखेंगे, एंड जिसको आप ज्यादा मतलब मेनली आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेजर में रखेंगे। लाइक आई हैड माय मेजर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड माइनर इन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टूड दिस। और आई से बहुत इजी है, सबसे वन ऑफ माय फेवरेट सेमेस्टर है ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब आगे के यूनिट्स यू विल गेट टू नो समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑल दीज सिस्टम्स के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आता है, बिकॉज दे आर वे मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टेड, जो पढ़ने में आता है मजा। तो या this was all about this video. Bye bye, take care, good night, and video will be uploaded soon for the next unit.